ओके, तो आज का जो मौजू था वो है स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस और पीएच स्केल कैसे बनता है। अगर आपको समझना है तो आप इसके लिए स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स का जो पिछला लेक्चर है वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो हम बात इस तरह शुरू करते हैं कि एक ग्लास है और इस ग्लास में तकरीबन ये पानी से भरा हुआ है। तो देखते हैं कि इसमें पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो साइंसदानों ने ये मुतय्यन किया हुआ है, मापा हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है कि इसमें 8 ट्रिलियन ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये कितने होते हैं याद रखिए, 1000 के लिए 3 जीरोस, 1 मिलियन के लिए 6 जीरोस, 1 बिलियन के लिए 9 जीरोस और 1 ट्रिलियन के लिए 12 जीरोस। तो अगर ये ट्रिलियन ट्रिलियन है 24 जीरोस हो गए। तो इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं एक गिलास में पानी के। इसको आप यूं भी देख सकते हैं 8 विद 24 जीरोस। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्यों होते हैं। इसलिए होते हैं कि पानी का साइज जो है वो देखते हैं कितना है। तो ये पानी का एक मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन। इसको आप यूं भी दिखा सकते हैं कि एक बड़ा सा गोला ऑक्सीजन का, जिसके साथ दो छोटे छोटे एटम्स हाइड्रोजन के जुड़े हुए हैं। अब इस गोले की कुल जो है डायमीटर जो है, जिसको कुतर कहते हैं, वो आधे नैनोमीटर से भी छोटा है। तो इसका मतलब है ये बहुत छोटा मॉलिक्यूल है। इसके इस छोटा होने की वजह से ही ये एक गिलास में 8 ट्रिलियन ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अच्छा, अब जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, पानी में है, तो आपको पता होगा कि हर टेम्परेचर पे जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हिलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, खड़े नहीं रहते। ये आपको बुनियादी फर्क बताया गया होगा ठोस चीज़ों और माया चीज़ों और गैस में, सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस में क्या फ़र्क है। तो जब ये मॉलिक्यूल्स इस तरह आपस में करीब आते हैं तो एक मॉलिक्यूल पानी का दूसरे मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन आयन छीन लेता है और अपने साथ अटैच कर लेता है, और दूसरे मॉलिक्यूल में अब हाइड्रोजन एटम नहीं रहता। तो ये इस उसके वो OH नेगेटिव रह जाता है और ये H3O पॉजिटिव बन जाता है। तो इसको आप इस तरह भी दिखा सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल पानी के ये बन के तो एक H3O प्लस हो गया और ये OH नेगेटिव हो गया। अब ये जो H3O प्लस है इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और जो OH नेगेटिव है इसको हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल्स पानी के करीब आए, एक ने अपना हाइड्रोजन आयन लूज कर दिया पॉजिटिव चार्ज के साथ दूसरे को, खुद इसके पास नेगेटिव चार्ज रह गया और ये OH रह गया, क्योंकि अब इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो OH नेगेटिव और दूसरा H3O पॉजिटिव बन गया। इसी रिएक्शन को हम दोबारा लिखते हैं, तो थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई इस तरह करते हैं कि हमें पता है कि दाएं हाथ पे जो H3O पॉजिटिव है, बेसिकली इसमें एक पानी का मॉलिक्यूल था जिसके साथ एक हाइड्रोजन आयन जुड़ा हुआ था। तो हम इसको इस तरह के तरीके से लिख देते हैं कि ब्रैकेट में पानी का वो मॉलिक्यूल जिसके साथ हाइड्रोजन आयन जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं, करते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या, कि दोनों साइडों पे हम ये एक एक मॉलिक्यूल जो पानी का है उसको जरा डिफरेंट कलर दे देते हैं, डिफरेंट रंग दे देते हैं। और हम ये कहते हैं कि हम अपनी आसानी के लिए, जो कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम अपनी आगे बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, आसानी के लिए हम दोनों साइडों से ये पानी का मॉलिक्यूल जो है माइनस कर देते हैं, निकाल देते हैं। आपको पता है कोई इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन आपने सॉल्व करनी हो तो दोनों साइडों पे एक जैसी चीजें हो तो वो आप डिलीट कर सकते हैं दोनों साइडों से। अगर ये निकाल देंगे तो नतीजा क्या बचेगा, ये बचेगा। इससे आपको ये लगेगा कि शायद एक पानी का मॉलिक्यूल टूट रहा है एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्सिल आयन में। याद रखने की ये बात है कि पानी का मॉलिक्यूल बजाते खुद बैठे बैठे कभी नहीं टूटता। इसके लिए टूटने के लिए जरूरी यह है कि इसके करीब एक दूसरा पानी का मॉलिक्यूल आए जो इससे हाइड्रोजन आयन छीने, हाइड्रोनियम आयन बने और हाइड्रोक्सिल आयन बने। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए कहते हैं कि पानी का मॉलिक्यूल टूट जाता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में। तो हम आगे इस लेक्चर में बाद में भी हमेशा बात करेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल के टूटने की, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये याद रखने की बात है।
ठीक है, ओके। तो ये डायग्रामेटिकली भी दिखा दिया गया है कि एक पानी का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन में टूट गया। ओके, अब एक और बात है कि आपने देखा कि 8 ट्रिलियन ट्रिलियन जो आपके मॉलिक्यूल्स थे पानी के ग्लास में, उसमें से हर 550 मिलियन मॉलिक्यूल्स, यानी कि उसमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि टूटने का ये मकसद नहीं है कि टूट के वो बैठ जाता है, ये मकसद है कि टूट एक तरफ टूटता है, दूसरी किसी साइड पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन मिल गए तो पानी का मॉलिक्यूल बनाते रहते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन किसी एक वक्त में कितने मॉलिक्यूल्स टूटे हुए हैं? हर 550 मिलियन में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल टूटा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि रेशो जो है, जो निस्बत है या फ्रैक्शन है, जो ब्रोकन और अनब्रोकन H2O मॉलिक्यूल्स की, ब्रोकन या इंटैक्ट पानी के मॉलिक्यूल्स की, वो क्या है? 1/550 मिलियन, या आप इसको 1/55 विद 7 zeros इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आपने देख लिया कि पानी में बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर भी पानी जब ग्लास में पड़ा होगा तो उसमें 3 चीजें मौजूद होंगी। एक तो पानी खुद बजाते खुद H2O, दूसरी चीज हाइड्रोजन आयन, और तीसरी चीज हाइड्रोक्सिल आयन। और जाहिर है नॉर्मल वाटर में जिससे आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की, उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बराबर होंगे, क्योंकि आपने हम ही देखा था कि हाइड्रोजन आयन, एक मॉलिक्यूल पानी का टूटने से एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। तो अगर एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। 100 मॉलिक्यूल टूटेंगे, 100 हाइड्रोजन आयन 100 हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। 1000 मॉलिक्यूल टूटेंगे, 1000 हाइड्रोजन आयन 1000 हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे। तो तादाद जो है हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्सिल आयन की वो हमेशा बराबर रहेगी। अभी हमने पीछे देखा था कि वाटर मॉलिक्यूल की, टूटे हुए मॉलिक्यूल्स की और साबित मॉलिक्यूल्स की रेशो क्या थी? 1/55 550 मिलियन, या 1/55 इज 7 zeros। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक टूट गया है वो एक हमें हाइड्रोजन आयन देगा और हमें हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन्स की भी रेशो ये होगी 1/550 मिलियन, और हाइड्रोक्सिल आयन की भी रेशो यही होगी 1/550 मिलियन। ओके, अब हम देखते हैं कि हम इसमें थोड़ा सा मिनरल एसिड डाल देते हैं। तो आपने को पता होगा मिनरल एसिड एसिड को हमने डिफाइन किया था। एसिड क्या होता है? एसिड ऐसी चीज होती है जो हाइड्रोजन आयंस जनरेट करता है पानी में, और मिनरल एसिड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयंस जनरेट करते हैं। तो फर्ज करिए कि हम थोड़ा सा इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, और इसमें जाहिर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे। जाहिर है उसके इक्विवेलेंट क्लोराइड आयन भी प्रोड्यूस होंगे, और ताकि चार्ज ओवरऑल पानी के अंदर बैलेंस रहे। अब हम ये जो ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए हैं, पैदा हुए हैं, इनको जाहिर कैसे करते हैं? इसको हम यूं कहते हैं कि पहले अगर 550 मिलियन पानी के मॉलिक्यूल्स के लिए एक हाइड्रोजन आयन था, तो अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने की वजह से हर 550 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में 1 मिलियन हाइड्रोजन आयन्स पैदा हो गए हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन और पानी की जो रेशो है वो 1 मिलियन ओवर 550 मिलियन हो जाएगी। तो ऊपर से 6 zeros कैंसिल हो जाएंगे, नीचे से 6 zeros कैंसिल हो जाएंगे। तो अब जो रेशो आ गई है ये 1/550 हो गई है। इसको समझने की आसान सी बेटे तरीका है कि आप ये देखें कि अगर आप किसी बच्चे का कोई टेस्ट होता है और उसके 10 में से 8 नंबर आते हैं, तो वो घर जाके बताता है कि मेरे 8 नंबर आए हैं।
तो सवाल यही पैदा होता है कि कितने में से आए हैं। तो अगर वो कहता है जी 10 में से आए हैं तो सब लोग बहुत खुश होंगे। लेकिन अगर चंद हफ्ते बाद वो फिर जाके बताता है कि जी मेरे फिर 8 नंबर आए हैं, तो घर में पूछा जाता है, वालिद पूछते हैं कि कितने में से आए हैं, तो वो बड़ी मरी हुई आवाज में आस्था से बोलता है जी 25 में से आए। तो 8 आउट ऑफ 10 बहुत अच्छा स्कोर था, 8 आउट ऑफ 25 बहुत बुरा स्कोर है। तो इसी तरीके से 1 आउट ऑफ 550 मिलियन बहुत कम हाइड्रोजन आयन थे, 1 आउट ऑफ 550 बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन है। ओके, तो ये एक तरह से हमने रेशो दिखा दी कि अगर हमें कोई ये बताए कि आप कि जी ये आपको गिलास दे रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन आयन की रेशो पानी के मुकाबले में 1/550 है, तो आप फौरन कहेंगे अच्छा ये तो बड़ा इसमें तेजाब डाला होगा, इसमें एसिड डाला होगा। और अगर वो आपको ये कहे कि इसमें हाइड्रोजन आयन और पानी की रेशो 1/550 मिलियन है, तो आप उसको आसानी से घटाघट पी जाएंगे, आप कहेंगे ये तो सादा पानी है। अब हम इसमें बजाय मिनरल एसिड के उतना ही जितना हमने मिनरल एसिड डाला था उतना ही हम इसमें एक ऑर्गेनिक एसिड डालते हैं। ऑर्गेनिक एसिड हमें पता है वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है, ये भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मुकाबले में बहुत कम करेगा। तो फर्ज करें कि ये वो 1 मिलियन उसने प्रोड्यूस किए थे, इसने 1000 प्रोड्यूस किए हैं, तो ये जबकि आम पानी में हर 550 मिलियन के लिए एक हाइड्रोजन आयन होता है, अब क्या हुआ, हमने ऑर्गेनिक एसिड डाला तो हर 550 मिलियन के लिए थोड़े से ज्यादा, लेकिन HCl के मुकाबले में कम। तो 1000 फॉर एवरी 550 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें अब क्या होगा, इसमें अब 6 जीरोस नहीं कैंसिल होंगे, सिर्फ 3 जीरोस कैंसिल होंगे, तो 1/550,000 ये आ गया 1 हाइड्रोजन आयन फॉर एवरी 550,000 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अगेन अगर कोई आपको 2 गिलास दे, कहे कि इसमें for every 550,000 वाटर मॉलिक्यूल्स देयर इज 1 हाइड्रोजन आयन, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, ये तो इसका मतलब है कि कोई वीक एसिड है, प्रॉबेबली एसिटिक एसिड है, तो इसको मैं खाने में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, पी भी सकता हूँ। लेकिन अगर आपको ये कहे कि इसमें 550 वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए एक हाइड्रोजन आयन है, तो आप बड़ी एहतियात बरतेंगे, आप कहेंगे कि ये एसिडिक है। तो ये देख लीजिए कि ये फौरन ही हमारा एक तरह से पैमाना बन गया है। अगर कोई हमें ये बताए कि हमारे ये रेशो है हाइड्रोजन आयन की हमारे इंटैक्ट वाटर मॉलिक्यूल से, तो हम फौरन अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा पानी एसिडिक है या न्यूट्रल है, या हल्का एसिडिक है, या स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। अब हम इसी चीज को जो अभी हमने बात की इस टेबल की शक्ल में लिखते हैं। तो अब ये देखिए, हमने लेफ्ट साइड पे पहले टेबल है, इसका पहला कॉलम है, ऊपर लिखा हुआ है एसिड, तो HCl लिखा हुआ है, एसिटिक एसिड लिखा हुआ है, एसिड का ही कॉलम है, तो वाटर भी नीचे लिखा हुआ है, लेकिन आप कह सकते हैं जी कि वाटर एसिड तो नहीं होता, लेकिन इस कॉलम में हमने इसको लिखा हुआ है। अब आगे जाके आप देखेंगे कि वाटर पानी पे डिपेंड करता है, वो अपनी मर्जी से कभी एसिड के तौर पे बिहेव करता है और कभी बेस के तौर पे बिहेव करता है। लेकिन अभी आप इस कॉलम में ये 3 चीजें हमने लिखी हैं। दूसरे कॉलम में हमने लिखा है हाइड्रोजन आयन की रेशो वाटर मॉलिक्यूल से। अगर आप नीचे से चलें तो अभी जो बातें हमने की कि पानी में अगर आपको ना भी पता हो कि ये पानी है और कोई आपको ये बताए कि इसमें हाइड्रोजन आयन की रेशो 550 मिलियन है, तो आप फौरन कहेंगे ये पानी है। और अगर कोई कहे कि 550,000 है हाइड्रोजन आयन, एक हाइड्रोजन आयन फॉर एवरी 550,000 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो आप कहेंगे ये वीक एसिड है। और अगर आपको ये कहे कोई कि 550 फॉर एवरी 550 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर देयर इज 1 हाइड्रोजन आयन, तो आप कहेंगे ये तो बहुत तेज है। ये ऐसे ही है कि जैसे आपका अभी हमने मिसाल ली थी कि 25 में से 8 नंबर कम है, बहुत कम है, 20 में से 8 नंबर थोड़े से बेहतर है, लेकिन 10 में से 8 नंबर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि वो न्यूमरेटर आपने 8 ही रखा, लेकिन आपने डिनोमिनेटर जो नीचे चीज है, फ्रैक्शन के नीचे चीज है, उसको आप कम करते जा रहे हैं, तो आपकी आपकी तादाद, आपकी नंबर जो है वो मिकदार ज्यादा बन रही है।
अच्छा, तीसरे कॉलम में इसी चीज को हम और लिख देते हैं। हम क्या देते हैं कि 1/55 विद 1 0, 1/55 विद 4 zeros और 1/55 विद 7 zeros। तो अब ये देखिए कि ये जो हमने स्केल बनाया था, हमने जो पैमाना बनाया था कि हर 55 मॉलिक्यूल्स के लिए एक मॉलिक्यूल टूटा हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड, हर 550,000 के वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए एक मॉलिक्यूल टूटा हुआ है वीक एसिड, और हर 550 मिलियन के लिए एक मॉलिक्यूल टूटा हुआ है पानी। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। अब ये किसी को बोलने में, लिखने में, बताने में बार बार इतने इस तरह के फ्रैक्शन लिखने में जरा दिक्कत होती है, तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसको करते हैं 1/55 विद 1 0, 1/55 विद 4 0 और 1/55 विद 7 zeros। तो अब 1/55 हर चीज में कांस्टेंट चला आ रहा है सिर्फ, और 0 zeros का लफ्ज भी कांस्टेंट चला आ रहा है। तो फर्क क्या आ रहा है? 147। तो आखिरी कॉलम में हम 147 लिखते हैं। तो अगर कोई आपको कहता है कि ये क्या, जो भी कुछ चीज है इसको कोई नाम दे देते हैं। अगर कोई आपको कहता है जी इस पानी के गिलास में ये इसका नंबर जो एसोसिएटेड है वो 1 है, आप फौरन कहेंगे ये तो बहुत तेज तेजाब है, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। और अगर वो कहता है कि ये इसका ये नंबर जो है, जो भी इसको नाम देंगे वो 4 है, तो आप कहेंगे ठीक है ये इतना नुकसानदेह नहीं है। और अगर वो कहता है 7 है, तो आप कहेंगे ये तो सादा पानी है, इसमें से तो हम पी भी सकते हैं, मुंह भी धो सकते हैं, हाथ भी डाल सकते हैं। तो साइंसदानों ने क्या किया हुआ है? साइंसदानों ने ये किया हुआ है कि उन्होंने इस नंबर को एक नाम दे दिया, और इसका नाम है पीएच। ध्यान से देख लीजिए, पीएच। पी छोटा होता है हमेशा, लोग अक्सर गलती कर जाते हैं, खास तौर पे जब फिक्रा शुरू करते हैं तो पी बड़ा लिख देते हैं। पी बड़ा नहीं है, पी छोटा है। एच के ऊपर कोई आयन का निशान नहीं है, ठीक है। तो पीएच अगर 1 हो गई तो स्ट्रांगली एसिडिक, पीएच अगर 4 हो गई तो वीकली एसिडिक, और पीएच अगर 7 हो गई तो न्यूट्रल। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा हम अपने गिलास में जो हमने एसिड डाला था उसको जरा एसिडिटी उसकी तेज करते हैं। तो उसके लिए क्या तरीका है कि आप कोई स्ट्रॉन्गर एसिड डाल दें HCl से, या HCl की मिकदार बढ़ा दें। तो फर्ज करें कि आप इतनी मिकदार बढ़ाते हैं कि पहले हर 550 मिलियन के लिए आपने 1 मिलियन हाइड्रोजन आयंस दिए थे। अब हम कहते हैं कि हर 550 वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए हम 10 मिलियन हाइड्रोजन आयंस देते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि ऊपर से 7 जीरोस और नीचे से 7 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, और ये 1/55 बन जाएगा। तो अब हमारे पास 55 के साथ कितने जीरोस हैं? हमारे पास 55 के साथ कोई जीरो नहीं है। देयर आर नो जीरोस इन द डिनोमिनेटर। याद रखिए, न्यूमरेटर ऊपर का हिस्सा होता है फ्रैक्शन का, डिनोमिनेटर नीचे का होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम उसी उसी लॉजिक पे, मंतक पे चलते जाएं तो कोई मुश्किल नहीं है। हमारे 7 जीरोस थे, हमारी पीएच 7 थी। हमारे 4 जीरोस थे, हमारी पीएच 4 थी। हमारा 1 जीरो था, हमारी पीएच 1 थी। हमारा 0 0 है, हमारी पीएच 0 होगी। ठीक है। तो ये देखिए कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें 1/55 आ गया, इसको हमने यू लिखा 1/55 विद 0 zeros, और वो नंबर जो हम जिसके साथ इसको एसोसिएट करना चाह रहे हैं वो 0, जिसका मतलब है पीएच 0 हो गई। अब इसको एक स्टेप और आगे चलते हैं, और ज्यादा इसको तेजाब को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि पहले, याद रखिए, पहले हमने शुरू किया था, HCl जब डाला था 1 मिलियन हाइड्रोजन आयंस फॉर एवरी 550 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर हमने बात की फॉर एवरी 550 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स देयर वाज 10 मिलियन हाइड्रोजन आयंस। अब हम बात करने जा रहे हैं कि फॉर एवरी 550 मिलियन देयर आर 100 मिलियन हाइड्रोजन आयंस। बहुत तेज तेजाब है, इतना तेज है कि आपको अगर बोतल भी इसके उठाएं तो दस्ताने पहन के रबर के उठाने चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता कहीं वो टूट जाए, कुछ हो जाए, स्पिल हो जाए तो आपके हाथों पे ना गिरे। तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में ये हो गया कि ये बड़ी दिलचस्प बात हो गई है। ये दिलचस्प बात ये हो गई है कि अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो नीचे है उसमें कोई जीरो नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन ऊपर 1 नहीं है। ऊपर 1 के साथ एक जीरो आ गया है। तो ये दिस इज द केस विद नो zeros in the denominator, but there is 1 zero in the numerator.
तो ये क्या बात हो गई? अब इसको किसकी वो वैल्यू क्या देंगे हम, जो हम एसोसिएट करने जा रहे थे इसके साथ? तो इसकी वैल्यू जो होगी वो अब 1 नहीं हो सकती या 0 नहीं हो सकती, बल्कि क्या होगा कि अब हम याद रखिए ऊपर से हम नीचे आ रहे थे 7 4 1 0, तो इसकी वैल्यू पीएच की वैल्यू अब -1 आ जाएगी, क्योंकि अब क्या हुआ है कि 0 नीचे नहीं रहा, 0 ऊपर चला गया। तो इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसा स्केल बना सकते हैं, एक पैमाना बना सकते हैं, जिस तरह आप के थर्मामीटर पे टेम्परेचर का स्केल बना होता है, आप इस तरह का एक पैमाना बना सकते हैं जिसमें आप ऊपर -1 है, 0 है, 1 है, 4 है, 7 है। तो अगर आपको कोई ये बताए कि इसकी पीएच इतनी है, अब फौरन पता लग जाएगा आपको कि ये न्यूट्रल है, पानी है, या वीकली एसिडिक है, ये थोड़ा सा स्ट्रांग है, या बहुत स्ट्रांग एसिड है। तो पीएच जो है ये एक तरह से हमारा पैरामीटर बन गया हमारा, जिससे हम एसिडिटी बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेस क्या होता है, बेसिस की। तो जिस तरह हमने देखा था कि हाइड्रोजन एसिड्स वो चीजें होती हैं जो पानी में हाइड्रोजन आयन जनरेट करती हैं। तो बेसिस क्या होते हैं? वो होते हैं जो पानी में हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करते हैं। तो वीक बेस भी हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करेगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस के मुकाबले में बहुत कम जनरेट करेगा। तो इसकी सबसे अच्छी मिसाल, घरों में भी कई उसमें सफाई के लिए सॉल्यूशन इस्तेमाल होते हैं जिसमें अमोनिया मौजूद होता है, अमोनिया है, और बेशुमार मिसालें हैं, लेकिन वीक बेसिस की मैंने यहाँ पे ख़ास तौर पे वो बेसिस लिखे हैं जो आपने डीएनए का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उस वक्त जो हमने कहा था, आपको याद होगा, हमने कहा था कि ये 4 बेसिस होते हैं जो ए और टी और सी और जी आपस में लिंक होकर डबल हेलिक्स बनाते हैं। तो इस तरह की और भी मिसालें हैं, लेकिन आप ये चूंकि आप इनसे वाकिफ हैं इसलिए मैंने ये लिखा। और अमोनिया किस तरह, अब आप कहेंगे अमोनिया में तो हाइड्रोक्सिल आयन है नहीं, तो हमने ये कहा कि हाइड्रोक्सिल वो जनरेट करता है, उसकी वजह से पैदा होता है, जरूरी नहीं कि उस खुद ही उसमें से टूट के निकले। तो अमोनिया जब पानी के करीब आता है मॉलिक्यूल, तो बिल्कुल जिस तरह पानी पानी आपस में टकरा रहे थे, तो ये भी पानी के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन आयन छीन लेता है। ये छीन के तो अमोनियम प्लस आयन बन जाता है और एक हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट कर देता है। तो अब हाइड्रोक्सिल आयन की तादाद पानी में पहले जो कि हर 550 के लिए मिलियन के लिए एक थी, वो अब फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो भी पानी में जनरेट करता है, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा तादाद में जनरेट करेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस की क्या मिसाल है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। हम इस लेक्चर में वीक बेस के लिए अमोनिया का मिसाल इस्तेमाल करेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम वही एक्सरसाइज जो हमने वीक एसिड्स के लिए की थी और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए की थी, वो हम अब बेसिस के लिए करते हैं। तो हम याद रखिए, हम थोड़ा सा अमाउंट फर्ज करें अमोनिया का पानी में डालते हैं तो क्या होगा? पहले हर 550 मिलियन के लिए एक हाइड्रोक्सिल आयन था। अब हम कहते हैं कि हर 550 के लिए 1000 हाइड्रोक्सिल आयंस आ गए। तो अब पहले हाइड्रोक्सिल आयन टू वाटर मॉलिक्यूल्स, इंटैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स रेशियो थी 1/550 मिलियन, अब हो जाएगी 1000/550 मिलियन, और 3 0 कैंसिल हो गए तो 1/550,000 आ गया। इसी तरीके से जब हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो अब हम या उसका अमाउंट ज्यादा कर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहले से, तो क्या होगा कि फिर हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होंगे, लेकिन अब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो फर्ज करें कि पहले हमने कहा था कि 1000 प्रोड्यूस हुए थे, तो अब हम कहते हैं कि फॉर एवरी 550 मिलियन 10 मिलियन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब ये जाहिर है बहुत स्ट्रॉन्गर बेस है, मोर बेसिक देन अमोनिया, तो इसमें अब रेशो क्या होगी? 1/55 होगी। तो इसमें आप देखिए
पिछले केस में कुछ जीरोस नीचे थे, इस केस में कोई जीरो नहीं है। थोड़ा सा और चलिए और आगे चलते हैं हम एक मिनट के। हम अब कहते हैं कि हमने इससे भी तेज बेसिक सॉल्यूशन ले ली, जहां पे हर 550 मिलियन के लिए 100 मिलियन हाइड्रोक्सिल आयंस मौजूद हैं। तो इस केस में अब क्या हो जाएगा कि 100 मिलियन के लिए 7 जीरो ऊपर वाले, नीचे वाले 7 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अब क्या होगा कि ऊपर 10 आ जाएगा और नीचे 55 आ जाएगा। तो बिल्कुल जिस तरह हमने पानी के लिए ये टेबल बनाया था हाइड्रोजन आयन के लिए, अब हम हाइड्रोक्सिल आयन के लिए ये टेबल बनाते हैं। तो ऊपर पानी हमने लिखा, उसके बाद अमोनिया लिखा, उसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा, उससे भी स्ट्रॉन्ग बेस लिखा। स्ट्रॉन्ग बेस का ये मतलब है कि या स्ट्रॉन्ग बेस आप ले लें या आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की मिकदार ज्यादा कर दें। मकसद ये है कि पानी के लिए हर 550 मिलियन के लिए एक मॉलिक्यूल था, हाइड्रोजन आयन था। अमोनिया के लिए हर 550,000 के लिए एक था, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए हर 55 के लिए एक था, और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हर 55 के लिए 10 हो गए। तो इस चीज को आप यूं भी लिख सकते हैं कि बिल्कुल उसी तरीके से कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, और 740, और जाहिर है अगर जीरो न्यूमरेटर में है तो -1। अब जिस तरह हमने ये आखिरी कॉलम में जो चीज लिखी हुई थी, हमने कहा था ये पीएच है, लेकिन अब जब हम हाइड्रोजन आयन की बात कर रहे थे तो ये पीएच है। जब हम हाइड्रोक्सिल आयन की बात करेंगे तो ये POH हो जाएगी। ओके, देख लीजिए कुछ भी नहीं हमने किया, हमने सिर्फ ये आखिरी कॉलम वाली चीज उठा के पीएच वाले कॉलम के नीचे रख दी है। तो हम कहते हैं कि POH न्यूट्रल की 7 है, POH वीकली बेसिक की 4 है, स्ट्रांगली बेसिक की ये। बिल्कुल जिस तरह हमारी पीएच एसिड में जब -1 थी तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड था, इसी तरह POH जब -1 होगी तो बहुत स्ट्रांगली बेसिक होगा। तो अब एक सवाल पैदा होता है कि हम कंफ्यूज हो गए हैं कि हम पीएच की बात करें या POH की बात करें, या दोनों की अलग-अलग बात करें। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसके लिए एक और बड़ी हमारे लिए आसानी है, वो ये है कि एक रूल है, बेसिक रूल है कि पीएच प्लस POH इज ऑलवेज 14। तो अगर आप POH को भी पीएच में तब्दील कर सकते हैं, कि अगर आपकी POH मसलन 7 थी, तो आप देख लीजिए कि आप 7 में कौन सी चीज आप ऐड करें कि वो 14 हो जाए, तो आपकी pH भी 7 होगी। तो आपको याद होगा न्यूट्रल वाटर की pH 7 थी तो POH भी 7 है। POH अगर 4 थी तो pH मस्ट बी 10। आप इस इक्वेशन को यूं अगर लिख दें कि pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, आपने अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व की हुई हैं, तो आप POH को राइट साइड पे ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर वैल्यू POH की प्लग करते जाएं, आपकी तमाम POH की वैल्यूज pH में तब्दील हो जाएंगी। pH 4 है तो POH 4 है तो pH 10 आ जाएगा। POH अगर 14 है तो pH 0 आ जाएगा, और POH अगर -1 है तो pH 15 आ जाएगा। तो ये देख लीजिए कि आप उसी चीज को करते हुए हमने ये बना लिया। तो इस टेबल को, आखिरी कॉलम को, न्यूट्रल, वीकली बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक और एसिड वाले टेबल को अब हम जोड़ देते हैं आपस में। तो ये देख लीजिए हमारे पास पीएच का एक स्केल आ गया। इसमें कहाँ से ये शुरू हो रही है, ये -1 से शुरू हो रही है, और इनफैक्ट आप -2 तक भी जा सकते हैं, और फिर ये 15 तक भी जाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए कि आपकी किताब में जो होगा उसमें पीएच प्रॉबेबली 1 to 14 लिखी होगी। अक्सर आप जो बात भी करते हैं वो लोग यही कहते हैं कि पीएच 1 to 14, इसलिए कि हम आम तौर पे जो स्केल यूज करते हैं उसकी पीएच की रेंज यही होती है। इनफैक्ट जो लेबॉर्ट्रीज में या और कई साइंटिस्ट यूज करते हैं वो ज्यादातर 4 से 10 के दरमियान पीएच यूज की जाती है। तो ये मनफी पीएच या 15-14 से ऊपर 15 ये वो इस्तेमाल में ही नहीं आती। लेकिन अगर आपके पास आगे जाके आप देखेंगे आपका पीएच मीटर है तो उसमें भी ये रेंज इंडिकेटेड होगी, अदरवाइज भी इंडिकेटेड है। एक डायग्राम लिया है कहीं से, तो आप ये देख लीजिए कि इसमें आपको pH 0 लिखी हुई है,
और साथ साथ पीओएच भी लिखे हुआ है, गौर से देखते जाइए, और पीएच -1 भी लिखा हुआ है, और नीचे आप आए तो पीएच 15 भी लिखा हुआ है। और राइट साइड पे आप देख लीजिए कि आपको रेड एरो ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब है ऊपर की तरफ एसिडिटी ज्यादा बढ़ रही है, नीचे की तरफ बेसिसिटी ज्यादा बढ़ रही है, या एसिडिटी कम हो रही है, आप यूं भी कह सकते हैं, और ऊपर बेसिसिटी कम हो रही है। और फिर आप देखते जाइए ये जो चीजें हैं, ये देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पे ये आपकी जो बेदे से ऊपर हाजमे के वो जूसेस हैं, और फिर आप ये देखिए ये विनेगर है आपका, ये देखिए फिर ये मैदे की तेजाबियत आ गई, फिर ये ऑरेंज जूस आ गया सिट्रिक एसिड वाला, कॉफी या रेन वाटर, प्योर वाटर इज 7, प्योर वाटर में देखिए पीएच भी 7 है, पीओएच भी 7 है। हमारा खून में की भी पीएच जो है वो थोड़ी सी बेसिक होती है, स्लाइटली 7 से ज्यादा है तो बेसिक हो गई। फिर ये आप और नीचे आ जाए तो अब ये देखिए आखिर में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिक है, इसकी पीएच 14 है। तो ये समझने की बात है कि पीएच जो है इसकी रेंज जो है वो -1 से लेके 15 तक हो सकती है। आम तौर पे आप और मतलब याद रखिए कि पीएच जो है 0 भी हो सकती है, पीएच -0 से नीचे -1 और -2 भी हो सकती है।